जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एसएससी एमटीएस के हो तो एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, लेकिन आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। कितनी 60 क्लासेस में। इसमें हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, ठीक, इसमें साइंस और बायो, ये सभी के क्वेश्चन होंगे। और आज के क्वेश्चनों में तो हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चन, लेकिन डेली आपके ये 10 क्वेश्चन प्लस होकर ही क्लास बनेगी। जैसे कि आज हम लोग फर्स्ट सीरीज़ है, इसमें हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चनों में। ये आपके दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीजीएल किसी के लिए भी सफिशिएंट रहेंगी। जैसे एसएससी एमटीएस, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस, जिसका भी एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होंगे। लेकिन आपने अगर वादा है कि अगर आपने हमारी ये क्लास पूरी ली और हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स यानी एक्स्ट्रा पॉइंटों को भी डिनोट किया होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन था कि 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। जैसे कि EIU है, ये एक लोकतंत्र सूचकांक का है जो कि 2021 संस्करण था और 2022 में 10 फरवरी को जारी किया गया था, ठीक। एक्स्ट्रा पॉइंट में जैसे इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस वर्ष 2006 से अपने लोकतंत्र और सूचकांक के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्रों और 2 क्षेत्रों सहित दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति को सामने ला रहा है। और इसमें 165 देशों में भारत 46वें स्थान पर रहा है। और वार्षिक सूचकांक जो वैश्विक लोकतंत्र की स्थिति को मैप प्रदान करता है, वो 2022 में 5.37 से नीचे 5.28 के समग्र स्कोर दर्शाता है। यानी कि जो वैश्विक लोकतंत्र की स्थिति है ये हमारी 5.37 से 5.28 घटकर रह गई है। और इसी में नेक्स्ट है कि EIU के लोकतंत्र के माप के अनुसार दुनिया की आधी से भी कम यानी 50% से भी कम यानी 55.7% आबादी अब किसी न किसी प्रकार के लोकतंत्र में रहती है। जैसे कि हमारे भारत का लोकतंत्र, अभी काफ़ी ऐसे देश हैं जो किसी भी लोकतंत्र में नहीं है, जो कि 2020 में 49.4% से भारी गिरावट है, ठीक। और इसमें भी कम 6.41 पूर्ण लोकतंत्र में रहते हैं। जो दो देश हैं जैसे चिली और स्पेन को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में डाउनग्रेड के लिए जाने के बाद यह स्तर 2022 में 8.4 में थोड़ा नीचे रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा होगा राइट आंसर काली मिट्टी हमारे कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो जैसे कि मैप में काली मृदा और ये आपके सारी मिलते हैं, ठीक। और हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट में बात करेंगे, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा काली मृदा है, जो सबसे अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। काली मृदा हमारी कैसी है? जो सर्वाधिक नमी बनाए रखती है काफी समय तक। इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। और कपास के अलावा काली मृदा में कौन सी खेती होती है? गेहूं, मूंगफली, काली मिर्च, तंबाकू और ज्वार जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। यह भारत में दक्कन और मालवा के पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा यह अवसादों से बनी होती है। जलोढ़ मृदा नदियों के जल द्वारा निक्षेपित की जाती है, यानी कि जो नदियां हमारी बहती हैं और उन्हीं नदियों के साथ जो आती मृदा है उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक। लेटेराइट मृदा हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र के 10% हिस्से पर फैली हुई है, जो मुख्यतः पश्चिमी घाटों
पूर्वी घाटी, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों, कर्नाटक, झारखंड और केरल, असम, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे ये 10% हिस्सों में पाई जाती है केवल। किन किन क्षेत्रों में? पश्चिमी घाटी में, पूर्वी घाटी में, महाराष्ट्र दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, और कर्नाटक, झारखंड, केरल, असम, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। बात करें लाल मृदा की, तो लाल मृदा इसमें लौह तत्व की प्रचुरता होती है और इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, दालें और फलों की खेती की जाती है। ठीक, ये हो गए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्थायी बंदोबस्त कब और कहां लागू किया गया, जिसमें से 1787 बंगाल या पंजाब कर्नाटक, बंगाल उड़ीसा कलकत्ता 1789 में, 1790 में बिहार उत्तर प्रदेश या लखनऊ में, 1793 में बंगाल उड़ीसा या बिहार में, जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा 1993 बंगाल यानी उड़ीसा, बंगाल उड़ीसा और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1993 में। इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक, यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच कैसा भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था और इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अधिनियमित किया गया था। बाद में इसे उत्तरी मद्रास प्रेसिडेंसी और वाराणसी जिले में भी इसका पालन किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खालिस्तान को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था, यानी संविधान का प्रारूप हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? तो हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा जो प्रारूप था वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक, और इसके एक्स्ट्रा पॉइंट में जैसे 27 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक, 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था, यानी जो हमारा प्रारूप था वो 21 फरवरी 1948 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक, तैयार हो गया था और इसके बाद प्रारूप सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे इसके, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्तल, डी पी खेतान, ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको तैयार होने में 3 दौर यानी कि 3 बार समय लग चुका था और यह 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन पूरा हुआ, यानी 3 बार में इस प्रारूप समिति में प्रारूप बनकर तैयार हुआ था, जो कि लास्ट हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन पूरा हुआ था। और इसी तारीख को संविधान को भारतीय पारित किया गया था और या घोषित किया गया था। ठीक, इस अवधि के दौरान 165 दिनों की बैठक हुई थी। ठीक, और इसी के बाद तुरंत बाद जैसे हमारा प्रारूप बना उसके तुरंत बाद क्या नागरिकता, चुनाव आदि से संबंधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया गया था। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनेस्को का मुख्यालय में खालिस्तान स्थित है, तो कहाँ स्थित है आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। तो कहाँ होता है? पेरिस में। कुछ लोग इसको वाशिंगटन कर देंगे तो वाशिंगटन हमारा गलत होगा। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस या फ्रांस में है। ठीक, वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। और सहयोगी देश कितने हैं? तो अमेरिका, इजराइल और लिechtenstein यूएन के सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के नहीं हैं। ठीक, भारत यूनेस्को का संस्थापक देश था। जैसे कि जब इसकी स्थापना की गई तो कई देश थे, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब भारत भी उसमें शामिल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी एरविल समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? जैसे रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो उसमें जो हमारा गांधी एरविल समझौता हुआ था वो किससे संबंधित था? तो हमारा
ऑप्शन बी सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड एरविल ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षर किए गए थे। और बाद में क्या कि इसी समझौते से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ठीक, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक। गांधी एरविल समझौता की शर्तें क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना इसका एक शर्त थी। और नेक्स्ट दूसरी क्या थी कि नमक पर लगने वाले कर को हटाना, ये भी इसकी शर्त थी, क्योंकि गांधी जी की शर्त थी। और भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेश को वापस लेना था, ठीक। और क्या था कि नमक सत्याग्रह को वापस लेना, ठीक। और बात करें कि गांधी जी ने अगुवाई में असहयोग आंदोलन किया था, जो कि पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि स्वराज्य की प्राप्ति। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था, तो आप लोगों का आंसर होगा असहयोग आंदोलन, ठीक। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या है? ये 6 फरवरी 1942 को पारित किया गया था। गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून कहा था, जो कि अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ठीक। रॉलेट एक्ट के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड ब्रिटिश वायसराय थे। ब्रिटिश के अधीन सारी सत्ता थी उस समय, जो गांधी जी ने उस समय रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, ठीक। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। और इसमें क्या कि कृषि मिशन की सफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। और इसी में क्या, इसी दौरान भारत छोड़ो प्रसिद्ध नारा भी बन गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो जैसे अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, प्लेइंग इन माई वे और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ये आपके एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो चल रहे हैं, सितंबर में चल रहे थे उसी में। ये हमारी एन ऑटोबायोग्राफी मैरी कॉम की आत्मकथा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA किस वर्ष शुरू किया गया? ये हमारा इकोनॉमी से होगा, ठीक। तो जैसे ऑप्शन थे 2010, 2009, 2006 और 2000। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स से भी जुड़े तत्वों को। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 2009। 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS से चालू किया गया था। इस योजना में मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता या मानकों के विस्तार सुधार के लिए शुरू किया गया था। सभी के कुशल विकास, वृद्धि और समानता के लिए वातावरण प्रदान करना था। और इसी योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श और वित्त पोषण सहायता भी शामिल थी, ठीक। प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराना था। और 5 वर्षों के भीतर कक्षा 9 और 10 के लिए 2005 और 6 में 50.26% से 75% का समय सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करना था। और 2012-13 में 75% और 2017-18 में पूरा 100% करना था, यानी कि 2020 तक 100% प्रति धारण हासिल करना था। किसका लक्ष्य? RMAS का, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी? ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, ठीक। तो जिसमें ऑप्शन वाराणसी, उज्जैन, श्रावस्ती और कौशाम्बी, जिसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोगों ने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं था कि हम आपको
हिस्ट्री पढ़ा सकें, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देंगे और इसी से एक्स्ट्रा पॉइंट के जरिए हम लोग उसको क्लियर करेंगे, जिसमें से हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती हमारी कौशल की राजधानी है। ठीक, कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती नदी, कहाँ पर, पश्चिम में गोमती नदी से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में सदानीरा नदी है जो इस विंध्य जनपद से अलग करती है, जो एक विंध्य जनपद है उससे अलग करती है। और उत्तर की ओर यह नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जबकि स्यांदकी का नदी इसकी दक्षिणी सीमा को परिभाषित करती है। जैसे कि ये हमारा मैप है, ठीक, मैप, और इस मैप में हम लोग बात करेंगे कहाँ नेपाल, ये है नेपाल, यानी कौशल हमारा कहीं यहाँ होगा। ठीक, और यहाँ पर महानदी आपकी यहाँ से गुजरती है, और गोमती आपकी यहाँ से है, और यहीं से आपकी कौन सी पूर्व में कौन सी है, पूर्व में सदानीरा है, यहाँ पर पूर्व में सदानीरा होगी। और आपका पश्चिम में कौन होगा, पश्चिम में तो गोमती होगी, यहाँ पर गोमती होगी। ठीक, और उत्तर में ये नेपाल से घिरा हुआ है। ठीक, और दक्षिण सीमा प्रभाषित करता है इसी से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि साहित्यिक संदर्भ इंगित करते हैं कि कैसे कौशल कई छोटी रियासतों और वंशों को आत्मसात करने से उभरा। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कपिलवस्तु, कौन, कपिलवस्तु के शाक्य कौशल के नियंत्रण में थे। ठीक, ये हो गए हमारे 9वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन के और लास्ट क्वेश्चन में। तो यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। तो हमारा राष्ट्र आंसर कौन होगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से हमारा यक्षगान संबंधित है। एक्स्ट्रा पॉइंट में, यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है, और यह नृत्य संगीत, गीत, विद्वानों की बातचीत और जीवंत वेशभूषा का एक अनूठा मिश्रण है। और यश का अर्थ है दिव्य, कौन, यश का अर्थ है दिव्य, और गण का अर्थ है संगीत। ठीक, तो जैसे राजस्थान में घूमर, भवाई, कालबेलिया आपका बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और चरी और गवरी ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। डोलू कुनीथा ये भी कर्नाटक का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और गरुड़ी गोम्बे ये कहाँ का, कर्नाटक का। तेलंगाना के तो पेरिनी और सु तदम्बम ये आपका तेलंगाना के हैं। और पश्चिम बंगाल के धुनुची और बाउल और गंभीरा, इसमें आपका गंभीरा पूछा जाने वाला है और बाउल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है। ठीक, ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, और आशा करते हैं अच्छे होंगे। क्वेश्चन अगर आपको लाभदायक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग, अगर आपको ये हमारी क्लास लाभदायक लगती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें, और जिससे कि हम आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।